नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अचानक मोबाइल पर, खासकर मुस्लिम लड़कियों के मोबाइल फोन्स पर, मुस्लिम लड़कों के मोबाइल फोन्स पर, कॉलेज जाने वाले लड़कों के मोबाइल पर आज सुबह से 88 सेकंड का एक वीडियो बहुत तेजी से फैलाया गया, जिसमें सिर्फ इतना काट कर डाला गया कि एक तरफ कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ एक लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। इस वीडियो को जब हमने पूरा सर्च किया तो पता चला कि इस वीडियो को हिंदुस्तान में वायरल किया गया है और पाकिस्तान में भी वायरल किया गया। इस वीडियो को ओवैसी की पार्टी ने भी साउथ में घुमाया और राहुल गांधी की पार्टी ने भी इसे केरल से लेकर यूपी तक फैलाया। ये जो नई कंट्रोवर्सी हुई है हिजाब के नाम पर, क्या यह दरअसल मोदी विरोधी गैंग का नया धार्मिक मोर्चा है? इसके पीछे क्या बड़े नेता हैं? इस रिपोर्ट में आपको इस मुद्दे की हकीकत पता चलेगी। कर्नाटक का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैला और मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने इसे हाथों हाथ कैच कर लिया। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब की बार मोदी विरोधी इकोसिस्टम नए सिरे से हमलावर हुआ है। हिजाब नया पॉलिटिकल हथियार बना है। नॉन स्टॉप पत्थर बरसे हैं। जबरदस्त हंगामा हुआ है। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यहां भी फिट किया गया है। हर घंटे नया ट्विस्ट देकर माहौल बिगाड़ने का खेल खेला गया है। तो क्या यह सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है? देश को बहकाने की, भड़काने की, जलाने की बिल्कुल नई स्क्रिप्ट मोदी विरोधियों ने रेडी की है। कर्नाटक की एक लड़की का वीडियो कांग्रेस की हर ट्विटर टाइमलाइन पर तेजी से घूम रहा है। सेम फ्रेम, सेम स्क्रीनशॉट, सेम ड्यूरेशन वाले वीडियो के सैकड़ों ट्वीट हुए, रीट्वीट हुए। मैं जब गई वहाँ बहुत क्राउड था, बॉयज का बहुत क्राउड था। वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बोले बुरखा काट के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है। फिर भी मैं somehow just went inside। फिर मैंने स्कूटी पार्क किया। फिर मैं आ रही थी, वो सब क्राउड लेके मेरे पीछे आ रहे थे। सब मेरे पीछे आके ऐसे स्लोगन में जय श्री राम बोल रहे थे और वो कुछ ऑरेंज वाला ऐसा है ना, वो लेके ऐसे घुमा रहे थे और मुझे कुछ भी बोल रहे थे। फिर इवन आई स्टार्टेड शाउटिंग अल्लाहू अकबर। वेल कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ हैशटैग हिजाब रोड ट्रेंड कराने की कोशिश हुई। कई घंटों तक हैशटैग शेरनी बनाम सैफन शावीज के बीच जंग छिड़ी रही। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि मोदी के सियासी दुश्मन, मोदी विरोधी इकोसिस्टम साउथ में हंगामा करें, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उसमें भगवा फिट करें। और कांग्रेस या उससे जुड़े लोगों की टाइमलाइन पर मौजूद वीडियो पर पाकिस्तान तुरंत रिएक्ट करे। कुछ तो गड़बड़ है। सवाल यह है कि देश में अचानक हिजाब वाली खुराफात आई कहां से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिजाब वाले विवाद को हवा किसने दी? किसके कहने पर दी? मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन से रोकने की साजिश कहकर अलग अलग वीडियो बनाए किसने, फैलाए किसने? इस पूरे मामले में बैरिस्टर ओवैसी कैसे कूदे? उन्होंने अचानक इतना अग्रेसिव स्टैंड क्यों ले लिया? हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को।
मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के मां बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पूरा मामला ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। डे 1 से इसमें साजिश की बू आ रही है। याद कीजिए राहुल का 3 दिन पुराना ये ट्वीट। राहुल ने नाम तो नहीं लिखा था, मगर हिजाब का टेक्स्ट चिपकाकर हमला मोदी पर ही किया था। क्रोनोलॉजी समझिए। जिस दिन से राहुल हिजाब वाले टेक्स्ट के साथ मैदान में कूदे, उस दिन से माहौल और भी ज्यादा बिगड़ा है। तो क्या मोदी ने सही कहा था? क्या इस वक्त उनके सियासी दुश्मनों का पूरा इकोसिस्टम साम, दाम, दंड, भेद हर तरह से मोदी को नुकसान पहुंचाने वाले प्लान पर काम कर रहा है? डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा, हमारे अजय रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। मोदी ने जिस इकोसिस्टम की बात की, वही इकोसिस्टम इस वक्त सोशल मीडिया पर बहकाऊ और भड़काऊ पोस्ट डालने में बिजी है। सबूत आपके सामने है। मंगलवार देर शाम तक इंडिया में यूनिफॉर्म भी टॉप ट्रेंडिंग था और शेरनी वाले कैच लाइन के साथ धार्मिक नारे को भी प्रमोट किया जा रहा था। मुस्लिम लड़कियों को हथियार बनाकर पूरी रणनीति के साथ ये पॉलिटिकल खेल कैसे खेला गया, थोड़ी देर में सब बताएंगे। पहले कुछ रिएक्शन देखिए। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फिट करके ये फैलाया गया कि मुस्लिम बेटियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। पहले उन लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। अभी मुसलमान लड़कियों के एक हिजाब के ऊपर एक टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हमें इतना ही है, हमारे लड़कियां इससे पहले भी शॉल पहन के ही स्कूल कॉलेज जा रही है। हाँ, आगे भी ऐसा ही जाने का परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि इस एक शॉल की वजह से हमारे लड़कियों के एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। इतना ही हमारा मानना है। This is just not one instance that has happened. First it started with Udupi issue, then it started with Kundapur issue, and now there are nearly 6 colleges that have been banned students from entering their colleges who wear the hijab, and they're not allowed to commence their classes. This just goes on to point out that yes, they do not want Muslim women to attain education. हर धर्म के एक अलग अलग सुना आपने कितनी चालाकी से मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाला और फिर एक साथ कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई, एमडीएमके जैसी पार्टियों ने इस सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पूरे विवाद में कैसे हिंदू बनाम मुसलमान वाला तड़का लगाया गया, समझने के लिए यह हेडलाइन ही काफी है। तेजी से वायरल हुई इस हेडलाइन के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। आप समझ जाएंगे कि देश का माहौल खराब करने की कितनी गहरी प्लानिंग की गई। जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं,
जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे, हिजाब लगाए, और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। भाईजान ने तो हिजाब वाले मुद्दे पर क्लियर लाइन खींच दी है। मामले को रफा दफा करके स्कूल चले, इस पर किसी का फोकस नहीं है। हाँ, बैरिस्टर ओवैसी की टाइमलाइन पर धार्मिक नारे के साथ साथ हिजाब पहनी लड़कियों का जिक्र जरूर है और कैमरे पर भड़काऊ स्पीच है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उन कमजोरों को पैगाम दिया, अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है, तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को। अब आपको इस पूरे विवाद के पीछे का सच बताते हैं। डिटेल सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है उसमें छात्रों का नहीं, सीधे सीधे पॉलिटिकल क्लास का अपना हिडन एजेंडा है। टारगेट पर मोदी ही हैं और सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें 4 अहम कैरेक्टर हैं। नंबर 1, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग है, और नंबर 2, SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो PFI का पॉलिटिकल विंग है। कैरेक्टर नंबर 3 है बीजेपी और कैरेक्टर नंबर 4 है कांग्रेस। SDPI ने हाल ही में उडुपी के अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में 3 सीटें जीतकर कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई है। 2018 की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस इलाके में जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ था। बीजेपी ने सारी सीटों पर कब्जा किया था और अब PFI की पॉलिटिकल विंग SDPI उसी पोलराइजेशन को हथियार बनाकर कांग्रेस के माइनॉरिटी वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है और उडुपी में बीजेपी को चैलेंज करना चाहती है, और वोट छिनता देख ही कांग्रेस बेचैन हो गई है। मोदी के वो 86 मिनट और देश के 75 साल। प्रधानमंत्री मोदी आज खूब बोले। 86 मिनट में मोदी ने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, 47 से लेकर 22 तक का पूरा इतिहास बता दिया। मोदी जब 86 मिनट बोल चुके थे तब राहुल गांधी भी आए बोलने के लिए, लेकिन मोदी के 86 मिनट के भाषण पर राहुल 86 सेकंड भी नहीं बोले। राहुल ने वही बातें की जो वो 14 में कर चुके हैं, 17 में कर चुके हैं, 19 में कर चुके हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो गिनकर ये 5 शब्द राहुल गांधी और गांधी परिवार का पूरा पॉलिटिकल भविष्य खत्म करने के लिए काफी है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चला। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, अगर
में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। अगर कांग्रेस न होती। ये तेवर, ये गुस्सा, ये आक्रामक अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने बेस्ट कॉम्बैटिव मोड में दिखे। मोदी ने अपने सियासी दुश्मनों को चुन चुनकर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिए। प्रधानमंत्री के मेन टारगेट पर रही कांग्रेस। संसद और संसद से बाहर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के हमलों का जवाब देने के लिए मोदी ने राज्यसभा को चुना। मोदी के तेवर में इतनी आग थी कि कांग्रेस उसकी तपिश को बर्दाश्त न कर सकी और सारे कांग्रेसी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए मोदी ने 4 फ्रंट चुने। चारों फ्रंट पर मोदी ने चौतरफा ताबड़तोड़ अटैक किए। फ्रंट नंबर 1 डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, फ्रंट नंबर 2 राष्ट्रभाषा की परिभाषा, नंबर 3 बोलने की आजादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नंबर 4 विकास में कांग्रेस का रोल। ये चारों फ्रंट कांग्रेस के फेवरेट हैं। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ही डेमोक्रेसी, यूनियन ऑफ स्टेट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लंबा लेक्चर दिया था। मोदी ने आज सब सूद समेत वापस कर दिया। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू से शुरू किया और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी होते हुए सोनिया और राहुल गांधी तक सबको लपेट लिया। कांग्रेस और उसके नेता बात बात में ये आरोप लगाते हैं कि मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी को किंग का तमगा दिया था। केंद्र की ताकत बढ़ाने के लिए राज्यों के अधिकार कम करने के आरोप लगाए थे। राज्यों के अधिकार किसने कम किए? सच्चाई देख लेते हैं। वो साल था 1959। नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनकी बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। तब नेहरू कैबिनेट ने पहली बार धारा 356 का इस्तेमाल करके केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था। बाद में जब खुद इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो धारा 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाना उनके लिए सियासत का खेल बन गया। इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 50 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। इंदिरा सरकार ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। 1966 से 1977 के बीच इंदिरा ने 35 बार धारा 356 लगाई। 1980 से 1984 के बीच इंदिरा ने 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया।
कांग्रेस ने कुल 91 बार धारा 356 लगाकर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। इंदिरा नंबर 1 थी तो राजीव गांधी भी पीछे नहीं रहे। 1985 से 1989 के बीच राजीव गांधी ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड और मिजोरम की सरकारों को बर्खास्त किया। पीवी नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। मनमोहन सिंह 10 साल तक पीएम रहे और 12 बार धारा 356 का इस्तेमाल कर राज्यों में केंद्र का शासन चलाया। कैसे कैसे दमन किया था? करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था? राज्य की 50 सरकारों को। कांग्रेस के हाईकमांड जो है, उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो और फिर बर्खास्त करो। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बोम्बई की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी? और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। कांग्रेस आज डेमोक्रेसी करती है। राहुल गांधी फेडरलिज्म पर लेक्चर देते हैं। अब जरा याद कीजिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कैसी कैसी साजिशें रची गई। ये तस्वीर याद है आपको? अगर नहीं तो चलिए आपको 12 साल पीछे ले चलते हैं। ये 27 मार्च 2010 की तस्वीर है। इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था। नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे एसआईटी ऑफिस में घुसे थे और आधी रात तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ चलती रही थी। इसमें सिर्फ एक ब्रेक लिया गया था। नरेंद्र मोदी से 9 घंटे की पूछताछ में क्या क्या हुआ, इसका ब्यौरा उस समय के एसआईटी चीफ आरके राघवन ने अपनी किताब अ रोड वेल ट्रेवल्ड में दिया है। नरेंद्र मोदी से 9 घंटे पूछताछ एसआईटी ऑफिस में मेरे चैम्बर में हुई। मोदी से पूछताछ करने वाले अशोक मल्होत्रा ने बाद में मुझे बताया कि देर रात तक चली मैराथन पूछताछ में मोदी पूरी तरह शांत और गंभीर रहे। उन्होंने किसी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी सवाल को टाला। जब मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या वो लंच ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। वो अपने लिए पानी की बोतल लेकर आए थे। 100 से ज्यादा सवालों की पूछताछ के दौरान मोदी ने एसआईटी की चाय पीने से भी इनकार कर दिया। बहुत अनुरोध करने पर वो एक शॉर्ट ब्रेक के लिए राजी हुए। नरेंद्र मोदी से वो पूछताछ गुलबर्गा सोसाइटी केस में हुई थी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह कभी पूछताछ नहीं की गई थी, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद भी मोदी बेदाग बरी हो गए। मोदी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे। मोदी को बदनाम करने के लिए प्लान बनाया गया था। एसआईटी जांच में मोदी पर लगा एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। एसआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को सारे आरोपों से बरी कर दिया। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए,
मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है? देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और यही तरीका सही तरीका है, उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। राज्यसभा में मोदी करीब करीब 1.5 घंटा बोले। इन 90 मिनटों में मोदी ने झूठ की मीनार को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। गरीब का भी घर। मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी के बीच का अंतर देखना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों की लिस्ट देख लीजिए। 24 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष पद नेहरू गांधी परिवार के पास है। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी और 2017 तक इस पद पर रहीं। 2017 में सोनिया ने राहुल गांधी को विरासत सौंपी। 2 साल बाद 2019 के चुनाव में राहुल हार गए तो इस्तीफा दे दिया। तब से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। इन 24 सालों में बीजेपी के 9 अध्यक्ष बदल गए। लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा। बीजेपी किसी एक परिवार की मोहताज नहीं है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी मेहनत से अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार से बाहर का कोई भी नेता अध्यक्ष बनने के बारे में नहीं सोच सकता। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। कांग्रेस के नेता और उसके लिए पीआर करने वाले लोग अक्सर नरेंद्र मोदी पर विरोध को दबाने का आरोप लगाते हैं। मोदी के बारे में प्रचारित किया जाता है कि वो लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की परवाह नहीं करते। मोदी के विरोधी किसानों के आंदोलन का एग्जाम्पल देते हैं। शाहीन बाग को मोदी के खिलाफ ट्रॉफी की तरह दिखाते हैं। जवाब में आज मोदी ने सबकी कलई खोल दी। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी
मजरूह सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है, तो क्या होता है। सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है। प्रधानमंत्री के इन तेवरों ने विपक्ष के सारे हवाई किलों को मटिया मेट कर दिया। राहुल गांधी के सपोर्टर जिस भाषण को उनके पॉलिटिकल करियर का बेस्ट भाषण बता रहे थे, सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैला रहे थे, मोदी ने उसे ध्वस्त कर दिया है। मोदी से लड़ने के लिए राहुल को अब कुछ और सोचना पड़ेगा। पुष्पा फिल्म का डायलॉग आज उत्तराखंड के चुनाव में छाया रहा। ये डायलॉग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनाया। राजनाथ सिंह ने ये डायलॉग किसके लिए कहा, सुनिए। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।